इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोता, अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि इस कार्यक्रम किसान वाणी में हम खेती किसानी से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा तो करते ही हैं, परंतु इसके साथ साथ कुछ विशिष्ट अवसरों या विशेष दिवसों से संबंधित जानकारियों को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे साझा करते हैं। भाइयों, जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भाइयों, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है और ये आंदोलन या क्रांति आज के दिन ही 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी द्वारा ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के आह्वान के साथ शुरू किया गया था। यह आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 92वें सत्र में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी छिड़ा हुआ था। भाइयों, 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुए अधिवेशन में निर्णय लिया गया था कि ब्रिटिश शासन को किसी भी हालत में समाप्त किया जाए और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था। उनके द्वारा कहा गया था कि अंग्रेजों या उनकी सरकार के साथ किसी भी प्रकार का कोई व्यापार या लेन देन न रखा जाए, हर घर पर तिरंगा झंडा फहराया जाए, विदेशी सामानों का विरोध किया जाए, ब्रिटिश शासन के कर्मचारी रहते हुए भी ब्रिटिशों को सहयोग न किया जाए। परिणाम स्वरूप इस आंदोलन में सभी राष्ट्रीय नेताओं के साथ बहुत सारे सभी वर्ग संगठनों का सहयोग मिला, जिससे इस आंदोलन को सफलता मिली। इस आंदोलन में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, रियासतों, शाही पुलिस और ब्रिटिश भारतीय सेना के अलावा सिविल सेवकों का भी भरपूर सहयोग मिला था। भाइयों, गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में दिए गए अपने भाषण में करो या मरो, डू और डाई का आह्वान किया था। गांधी जी के भाषण के बाद कुछ घंटों के भीतर ही हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बिना मुकदमे के ही गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। इसके बाद ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देश भर में कई हिंसक घटनाएं हुई। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता की और तिरंगे का ध्वजारोहण भी किया। परिणाम स्वरूप 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तब यूनाइटेड किंगडम की लेबर पार्टी ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के वादे के साथ चुनाव जीता था और जेल में बंद सभी आंदोलनकारियों को 1945 में रिहा भी कर दिया गया। इस प्रकार 8 अगस्त 1942 को हुए भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत की आज़ादी के लिए एक निर्णायक भूमिका अदा की है और आज उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान की वजह से भारत स्वतंत्र होकर लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित है। इस प्रकार भाइयों, ये थी भारत छोड़ो आंदोलन के इतिहास पर एक चर्चा। और आइए इस चर्चा के बाद सुनते हैं उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित ये देशभक्ति गीत।
वीरों की अमर कहानी सुनो रे भाई, वीरों की अमर कहानी सुनो रे भाई, वीरों की अमर कहानी सुनो रे भाई, वीरों की अमर कहानी सुनो रे भाई। इंसान नहीं कोई दानी सुनो रे भाई, इंसान नहीं कोई दानी सुनो रे भाई। इन वीरों की शान निराली, इन वीरों की शान निराली, करते सदा देश रखवाली, करते सदा देश रखवाली। मिलके मनाए ईद दिवाली, मिलके मनाए ईद दिवाली। देखो कितने सौभाग्यशाली, देखो कितने सौभाग्यशाली, हंस कर दी है कुर्बानी सुनो रे भाई, वीरों की अमर कहानी सुनो रे भाई, वीरों की अमर कहानी सुनो रे भाई। याद रखेगा ये जग सारा, याद रखेगा ये जग सारा, जन्म मिले भारत में दोबारा, जन्म मिले भारत में दोबारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सच्चे हिंदुस्तानी सुनो रे भाई, ये वीरों की अमर कहानी सुनो रे भाई, वीरों की अमर कहानी सुनो रे भाई। सबसे आगे देश हो अपना, सबसे आगे देश हो अपना, पूरा होगा हर एक सपना, पूरा होगा हर एक सपना। बुरी बातों से हर दम बचना, बुरी बातों से हर दम बचना। एक नया इतिहास भी रचना, एक नया इतिहास भी रचना। खुशी की यही निशानी सुनो रे भाई, वीरों की अमर कहानी सुनो रे भाई, वीरों की अमर कहानी सुनो रे भाई। वीरों की महिमा है न्यारी, वीरों की महिमा है न्यारी। मानेगी ये दुनिया सारी, मानेगी ये दुनिया सारी। कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी। गाएगा था हर नर नारी, गाएगा था हर नर नारी। कोई ना इनका शानी सुनो रे भाई, वीरों की अमर कहानी सुनो रे भाई, वीरों की अमर कहानी सुनो रे भाई, वीरों की अमर कहानी सुनो रे भाई। इंसान नहीं कोई दानी सुनो रे भाई, इंसान नहीं कोई दानी सुनो रे भाई। सच्चे हिंदुस्तानी सुनो रे भाई, सच्चे हिंदुस्तानी सुनो रे भाई। वीरों की अमर कहानी सुनो रे भाई, वीरों की अमर कहानी सुनो रे भाई, वीरों की अमर कहानी।
किसान भाई, अभी आप सुन रहे थे रामचरण यादव और साथियों से ये देशभक्ति गीत। आइए अब सुनते हैं ग्राम ढोंडवाड़ा के वरिष्ठ कृषक श्री जी.आर. गवाड़े जी से खरीफ फसलों में किए जाने वाले सामूहिक कार्यों एवं रक्षाबंधन पर्व के सामाजिक महत्व पर की गई ये बातचीत। किसान भाइयों, आज हमारे बीच में ग्राम ढोंडवाड़ा के कृषक श्री जी.आर. गवाड़े जी उपस्थित हैं। गवाड़े जी से हम आज खरीफ फसलों में किए जाने वाले कार्य पर चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि अभी जो वर्तमान में जो खड़ी फसल है इसमें किसान भाइयों को कौन कौन से कार्य करना चाहिए। तो सबसे पहले गवाड़े जी, आपका हमारे कार्यक्रम किसान वाणी में बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि अभी जो पानी भी अच्छा पर्याप्त किसान भाइयों को मिला है और बारिश अच्छी हुई है, फसल भी अभी काफी अच्छी है, किसी प्रकार की कीट रोगों की शिकायत नहीं दिखाई दे रही। कुछ क्षेत्रों में हो सकता है कि हो भी ऐसी शिकायत। तभी किसान भाई ऐसे कौन से काम करें जिससे अपनी फसलों को बहुत अच्छा बना सकें, उत्पादन अच्छा ले सकें और फसलों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे आसपास के क्षेत्रों में मैंने देखा, हमारे किसान भाई कहते हैं कि भाई फसल तो बहुत अच्छी हुई है, बाढ़ भी ठीक है, ईश्वर को सबकी चिंता है। अब फसलों पर रोग होने की संभावना है, अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है कहीं कुछ, पर फिर भी साफ सफाई बहुत जरूरी है। नींदा, खरपतवार अब तेजी से बढ़ेंगी, तो प्रचलन ये है कि अब खूब नींदानाशक दवाइयां डालने लगे हैं लोग। किसान भाई शॉर्टकट अपनाते हैं, तो दवाइयों का छिड़काव करने के बजाय मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि पुराने समय में जिस तरह से हाथ से निंदाई, सफाई, गुड़ाई जो की जाती थी, उसको फिर से अपना करके हम जमीन की उर्वरा शक्ति को बचाएं और अपनी फसल को बचाएं। और जहां पर पानी जमा है खेतों में, तो उनका निकास बाहर बहाते रहे, तो शायद उस समस्या का भी समाधान हो सकता है। तो गवाड़े जी, आपने काफी बातचीत की है इस बारे में कि किस प्रकार के कार्य किसान भाइयों को करना चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे अभी सावन भादो का क्रांतिक समय है, सावन खत्म होने की स्थिति में है और वहीं पर भादो भी शुरू हो रहा है। तो हरियाली का होना और पानी का रिमझिम गिरना ये लाजमी है, गिरता है। पर जहाँ तक फसलों की सुरक्षा की बात आती है, तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को काफी निगरानी करना पड़ता है फसलों पर। तो जैसा कि हम देखते हैं कि किसान भाई कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं ज्यादातर, तो क्या इसका कोई विकल्प हो सकता है? हाँ, जैसा मैंने कहा कि कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करे। अब कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करे तो क्या करे, तो कुछ तो उसका विकल्प होना चाहिए। देखिए, अभी जैविक खेती कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से अपनाए हैं। हमारे शासकीय अधिकारी जो कृषि विभाग से संबंधित है, वो भी समय समय पर सुझाव देते हैं। जैविक खेती करने के लिए कई तरह के बताते हैं, केचुआ खाद अपनाए, नीम की पत्ती और गोमूत्र वगैरह डालना, बहुत तरह तरह के बताते हैं। जैविक खेती अपनाएं, उससे कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और भरपूर फायदा मिलेगा और रिजल्ट वही मिलेंगे जो कीटनाशकों के लिए हम अपेक्षा करते हैं। उसमें साइड इफेक्ट होते हैं, उसके नुकसान होते हैं, इनमें कोई नुकसान नहीं होगा और लंबे समय तक खेती करना है। हम सही किसान है, जमीन से प्यार करते हैं, तो जैविक खेती को अपनाना पड़ेगा। गवाड़े जी की बात से हमारे किसान भाई भी सहमत होंगे कि जैविक खेती अपनाने से कई प्रकार के लाभ हैं। एक तो खेती की जो उर्वरा शक्ति है वही बनी रहती है, फसलों पे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है और खासकर हम पर और पशुओं पर भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता। रासायनिक खाद या रासायनिक कीटनाशकों से बहुत सारे नुकसान देखे जा रहे हैं। अब बात आती है कि जैसे इस समय जो सावन भादो के समय में जो बढ़वार होती है, तो अभी कोई नई फसल तो किसान भाई लगा नहीं सकते, मगर आने वाले समय के लिए क्वार कार्तिक में जब पहुंचते हैं आगे की स्थिति में, तो उसकी रूपरेखा भी किसान भाई बना सकते हैं। तो कौन कौन सी रूपरेखा किसान भाई बना सकते हैं, किन फसलों के लिए किसान भाई अभी से प्रयास कर सकते हैं? देखिए, किसानों के पास में दो प्रकार के विकल्प है। एक तो फसल जैसे अनाज, इसमें अब दलहन की फसलें, सोयाबीन वगैरह अभी हो गई, जितनी भी दलहन वाली, उड़द, मूंग और ये मक्का वगैरह भी खरीफ की फसलें बोई है। सबसे पहले तो जैसी फसल कटती है, बारिश खत्म होती है, तो खेत की सफाई जल्दी से करके उसको धूप लगने दे और उसके बाद में तैयार करके एक एक सार मेड़ के किनारे से जहां जहां जगह खाली होती है, उस हिसाब से कुछ तरह तरह की फसलें बोना शुरू करें। जरूरी नहीं कि अनाज ही बोए, सब्जियों पर ज्यादा ध्यान दे। भिंडी एक ऐसी फसल है जो बढ़ती है सीधी, जगह नहीं घेरती
और भिंडी लगती है तो खूब लगती है। ऐसे ही सब्जियों में टमाटर की फसल भी बहुत फायदेमंद है। 12 महीने टमाटर की आवश्यकता पड़ती है। कोई दिन खाली नहीं है कि किसी के घर खाना बने और टमाटर की आवश्यकता नहीं हो। किसी भी सब्जी में मिलाया जा सकता है। टमाटर बहुत आवश्यक है। तो बिक्री टमाटर की 12 महीने उसकी मांग बनी रहती है। बाजार में मूल्य भी उसका अच्छा मिलता है। तो टमाटर जरूर लगाए। और करेले है और भी कई तरह की सब्जियां, बरबटी और बल्लर लगा सकते हैं। मैंने देखा कुछ क्षेत्रों में ये बल्लर को थोड़ा सा लकड़ी वगैरह गाड़ करके ठुनी लगा के ऊंचाई दे दे तो उसकी बेलाएं खूब फैलती है और बल्लर खूब लगती है, जिसकी जड़ एक जगह पर उसको पोषित किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर पानी भी दिया जा सकता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान नहीं जाता कभी। पर किसान भाई यदि ऐसी सहायक सब्जियों की फसल भी उगाए तो अकेले अनाज वाली फसलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उनको हर बाजार में बल्कि हर दिन गुजरी में पैसा लगातार मिलते रहेगा। तो ये जरूर अपनाना चाहिए। सब्जी भटे वगैरह लगा सकते हैं। बैंगन की फसल भी काफी लंबे समय तक फसल देती है। तो जैसा आपने बताया कि सावन भादों के बाद के समय में हम किसकी तैयारी करें, मिर्ची भी लगाई जा सकती थी। तो इस तरह से पुराने समय में बहुत थोड़े थोड़े सी जगह पे किसान लगाते थे पर बहुत सारी फसलें लगाते थे। और अब तो समय और आ गया है कि वैरायटी बहुत सारी निकल गई है। तो वैरायटी लगाए, बहुत सारी अलग अलग फसलें लगाए तो कोई एक आध फसल नहीं भी हुई तो दूसरी हो जाएगी, दूसरी नहीं हुई तो तीसरी हो जाएगी। इस तरह से किसान फायदे में रहेंगे। चलिए, ये तो ही खरीफ फसलों के बाद की फसलों की भी हमने बात की है। इसमें एक बात यहाँ पर आती है कि जैसे खेती किसानी से ही जुड़ा एक व्यवसाय है जो महत्वपूर्ण व्यवसाय है, पशुपालन। तो पशुपालन में हम देखते हैं कि गाय, भैंस और बकरी, तरह तरह के जानवर जो अपने उपयोग के होते हैं उनको किसान भाई पालते हैं। किसान भाइयों के लिए इसमें किस प्रकार की महत्व की बात है कि गौ रक्षा की जाना चाहिए और गाय पालने से किसान भाइयों को किस प्रकार से खेती में लाभ मिलता है? देखिए, मनुष्य जीवन में दूध का तो विशेष महत्व है। दूध से कई प्रकार के पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो गाय, भैंस, बकरी ये दूध देने वाले जो जानवर है, ये बात सही है कि अब इनकी संख्या बहुत कम होते जा रही है। बहुत मेहनत का काम है ऐसा माना जाता है। तो इसका महत्व अपने आप में कम नहीं हुआ है, इसका महत्व बढ़ते जा रहा है। तो दूध के जानवरों को जरूर पाले और खेती वालों को तो ये सहायक धंधे के रूप में आर्थिक रूप से फायदेमंद तो है ही। खेती में भी ये गोबर के खाद, कंपोस्ट खाद, इसके बिना खेती संभव ही नहीं है। तो ये दोहरा लाभ होता है। गोबर की खाद भी मिलती है, दूध भी मिलता है। तो पशुपालन खेती का एक अंग है, इसको जरूर करें। पशुपालना किसान बिल्कुल नहीं छोड़े। गवाड़े जी, इसमें बात करते हैं कि सावन का जो महीना रहता है इसमें 30 त्योहार बने रहते हैं और त्योहारों का भी ग्रामीण परिवेश में काफी महत्व होता है और हमारी धार्मिक भावना से भी जुड़ा हुआ रहता है। दूसरा, सामाजिक भी इसमें दायरे होते हैं। इसके साथ साथ इसमें जैसे हम देखते हैं कि रक्षाबंधन होता है तो रक्षाबंधन में भी आना जाना लगा रहता है। फिर वो कजलियां होती है, बुझलिया बोलते हैं जिसको, तो उसको बांटते हैं। तो क्या ये धार्मिक भावना के साथ साथ किसी वैज्ञानिक पहलू से इसका संबंध होता है? हाँ, एक बड़ी नए प्रकार की बात आपने की। सावन के महीने में रिमझिम बारिश तो होती है और इसी महीने में बहुत सारे त्योहार आते हैं। बहुत मजेदार एक त्योहार रक्षाबंधन का इसी महीने में आता है, जो एक पारिवारिक कल्चर, समाज में एक दूसरे से जुड़ने का, पता नहीं जिन भी कारणों से ये शुरुआत इसकी हुई होगी। तो साल भर इंतजार रहता है ऐसे त्योहार का। इनमें रक्षाबंधन, बहनें भाइयों को राखी बांधती है, उनके घर जाती है या भाई बहनों के घर जाते हैं। तो रक्षाबंधन तो मनाते हैं, सभी जानते हैं। एक हमारा एक धार्मिक त्योहार है और ये बहुत ही भावनात्मक, बहुत अच्छा पारिवारिक तालमेल का त्योहार है। इसके अलावा आपने कजलिया की बात कही, इसको बुझलिया भी कहा जाता है। ये उसके दूसरे दिन इसका पूजन करके, और ये बहुत ही बढ़िया ये परंपरा है हमारे समाज में, सभी वर्गों के, सभी समाजों में इसको बहुत धूमधाम से सामूहिक रूप से मनाते हैं। 8-10 दिन पहले से गेहूं के दाने, पता नहीं किस वैज्ञानिक सोच के साथ में इसकी परंपरा का प्रचलन शुरू हुआ, परंतु मैं छुटपन से देखता आया हूं कि किसी दोने में या किसी पात्र में कुछ मुट्ठी गेहूं के दाने बोए जाते हैं और इसको विशेष प्रक्रिया के साथ उगाया जाता है। घर के अंदर रख करके, प्रकाश कम मिले इस तरह से उसको टोकनी वगैरह के नीचे ढक करके और अच्छे शुद्ध जल से हर दिन सिंचन किया जाता है। उसका पानी
सींचा जाता है, फिर ढक करके रख देते हैं। तो जो हरे प्रकार के गेहूं के पौधे उगते हैं उस तरह के नहीं उग करके और लंबी डंडी जो बड़ी ही सुंदर पीले पीले रंग की दिखाई देती है और बहुत जल्दी 8-10 दिन में बढ़ करके गेहूं की सामान्य ऊंचाई की तुलना में ये कुछ ज्यादा ऊंचाई वाले भुजलिया ये उग जाती है। और रक्षाबंधन के दूसरे दिन इनको पूजन पाठ करके घर के आंगन में रख करके हर घर में अब इसकी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद में कहीं नदी में या कहीं अच्छा पानी है तो ठीक, और नहीं तो घर में ही इसको धो करके, इनकी जड़ों को धो करके और इन बुजलियों को लेकर के समाज में एक दूसरे को भेंट किए जाते हैं। और ये भेंट करने का सौहार्दपूर्ण वातावरण इतना बढ़िया भावनात्मक प्रेम इससे बढ़ता है। पुराने समय में जब हम छोटे थे तब वो आला उदल की लड़ाइयों के इसी दिन पूजन के साथ में शुरुआत की जाती थी और आला गाया जाता था। जगनिक महाकवि ने आला ग्रंथ की रचना की है। तो हमारे किसान भाई गांवों में रह करके इन सब बातों को पहले से एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को ये सब संस्कार देते जाती थी। अब बहुत छूटते जा रहा है पुराना कुछ अच्छा सा। बड़ी अच्छी बात है कि आकाशवाणी के माध्यम से इन पुरानी बातों को याद करके और हम नई पीढ़ी को एक नई बातें देते हैं। खेती किसानी के साथ में त्योहारों का महत्व है, ये बात बहुत सही कही है आपने। और साफ सफाई से रहने की प्रेरणा मिलती है। तो त्योहारों का महत्व विज्ञान से, विज्ञान का महत्व खेतीबाड़ी से, खेतीबाड़ी का महत्व हमारे जीवन से तो लगा हुआ है। ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो ये वैज्ञानिक एक परीक्षण मुझे याद है, मैंने कहीं पूछा था तो बुजुर्गों से मालूम हुआ था कि उन्होंने कुछ ऐसा संकेत में बताया था कि ये क्यों बोते हैं, ये बुजलिया, ये कजलिया क्यों बोते हैं। तो अभी तो गेहूं की फसल बोना बाकी है, इस साल का वातावरण कैसा रहेगा ये पता चल जाता है। अगर बुजलिया सही, स्वस्थ और ठीक ठाक उसकी बाढ़ हो गई तो एक अनुमान लगाया जाता था कि इस साल गेहूं की फसल भी बहुत अच्छी होगी। ये एक वैज्ञानिक कारण या पूर्वानुमान इससे मालूम पड़ता था। तो ये वैज्ञानिक तथ्य हमारे बुजुर्ग पहले से जानते रहे हैं। इस त्योहार में एक बात अभी भी हम देखते हैं, तो बुजलिया जिस साल अच्छी होती है उस साल गेहूं की फसल अच्छी होती है। गवाड़े जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है और हमारे नई पीढ़ी के जो युवा किसान भाई है और युवा साथी हैं उन लोग तक ये बात जाएगी तो कहीं न कहीं हम उन संस्कारों को लेकर चलेंगे और उसके महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। तो गवाड़े जी, आपने काफी जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई है, काफी अनुभव की बातें किसान भाइयों को बताई है, अनुभव उनके बीच में बांटे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाई, अभी आप सुन रहे थे ग्राम ढोंडवाड़ा के वरिष्ठ कृषक श्री GR गवाड़े से खरीफ फसलों में किए जाने वाले सामूहिक कार्य और रक्षाबंधन त्योहार के सामाजिक महत्व पर की गई है चर्चा। और किसान भाई, आइए आप सुनते हैं बसंत कौड़े और साथियों से शिव भजन। नीवा शरण वातो न केंजा अर्जी मावा, नीवा शरण वातो न केंजा अर्जी मावा। महादेव बाबरो बोले है ले दुनिया ते मावा, महादेव बाबरो बोले है ले दुनिया ते मावा, महादेव बाबरो बोले ले दुनिया ते मावा। नीवा शरण वातो ना केंजा अर्जी मावा, नीवा शरण वातो ना केंजा अर्जी मावा। महादेव बाबरो बोले ले दुनिया ते मावा, महादेव बाबरो बोले ले दुनिया ते मावा, महादेव बाबरो बोले ले दुनिया ते मावा। तल्ला डे गंगा अनि कनपटी ते चंदा, तल्ला डे गंगा अनि कनपटी ते चंदा। तन ते बबूती उंडे संग ने गौरा मंदा, तन ते बबूती उंडे संग ने गौरा मंदा। नीव शरण वातो ना, नीव शरण वातो नो उद्धार की मावा। महादेव बाबरो बोले है ले दुनिया ते मावा,
महादेव बाबरो बोले ले दुनिया ते मावा महादेव बाबरो बोले ले दुनिया ते मावा नीव शरण वातो न केंजा अर्जी मावा नीव शरण वातो न केंजा अर्जी मावा महादेव बाबरो बोले ले दुनिया ते मावा महादेव बाबरो बोले ले दुनिया ते मावा महादेव बाबरो बोले ले दुनिया ते मावा कैक ने है त्रिशूल डमरू धारी कैक ने है त्रिशूल डमरू धारी नन्नी डे मृगछाला नंदिता सवारी नन्नी डे मृगछाला नंदिता सवारी नीव नाम ये ततो ना नीव नाम ये ततो ना के जा विनती मावा महादेव बाबरो बोले है ले दुनिया ते मावा महादेव बाबरो बोले ले दुनिया ते मावा महादेव बाबरो बोले ले दुनिया ते मावा नीव शरण वातो न केंजा अर्जी मावा नीव शरण वातो न केंजा अर्जी मावा महादेव बाबरो बोले ले दुनिया ते मावा महादेव बाबरो बोले ले दुनिया ते मावा महादेव बाबरो बोले ले दुनिया ते मावा अमट पुनम पूजा अनि अमट पुनम भक्ति अमट पुनम पूजा अनि अमट पुनम भक्ति माकुन वायो आरती माकुन वायो युक्ति माकुन वायो आरती माकुन वायो उक्ति अमट बोले है नान अमट बोलो है नाम ए न शरण नीवा महादेव बाबरो बोले है ले दुनिया ते मावा महादेव बाबरो बोले ले दुनिया ते मावा महादेव बाबरो बोले ले दुनिया ते मावा नीव शरण वातो न केंजा अर्जी मावा नीव शरण वातो न केंजा अर्जी मावा महादेव बाबरो बोले ले दुनिया ते मावा महादेव बाबरो बोले ले दुनिया ते मावा महादेव बाबरो बोले ले दुनिया ते मावा जगता उद्धार कियन वाले इम्मा जगता उद्धार कियन वाले भाई अभी आप सुन रहे थे बसंत कवड़े और साथियों से शिव भजन। और किसान भाइयों, अब इसी के साथ संपन्न होती आज की किसान वाणी। तो आज्ञा दीजिए अपने दोस्त अशोक साहनी को। जय राम जी की जय जवान जय किसान। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। धीरे से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए। कृषि